Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. Welcome to our journey into machine learning with Python. In this series, we'll break down complex concepts, explore powerful algorithms, and guide you step by step through practical coding examples. Whether you're a beginner or looking to level up, this is your go-to resource for mastering machine learning. First of all, we have to define the problem statement. What the problem statement is, तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? बिल्ड ए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू प्रेडिक्ट द सैलरी हाइक यूजिंग द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो अब मुझे ये पता करना है कि इसमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो हमारे को जब भी कभी हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें दो वेरिएबल्स निकालने। मैं तुम लोगों को डेटाबेस शेयर कर रही हूँ चैट के अंदर, व्हाट्सएप पे कर देते हैं। ऑल्दो जो मैंने डेटा शेयर किया है उसमें बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, बट हाँ, अगर आपको छोटे डेटा पे काम करना आता है तो बड़े पे भी सेम ही काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है हमारे को अपने डेटा को लोड करना है। तो डेटा लोड करने के लिए या तो आप फोल्डर बनाओ और उसका पाथ ले लो, और अगर नहीं तो आप इसको अपलोड कर लो इनटू द सेम फोल्डर। तो हमारे पास जो सैलरी डॉट डेटा दिया है मैंने, सैलरी अंडरस्कोर डेटा, वो मैंने लोड कर ली सेम लोकेशन के अंदर, सो दैट कि मुझे पाथ ना देना पड़े। अब हम देखते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में क्या क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में हमें करना होगा, वन बाय वन करके हमें स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, इसको हम डाउन। फर्स्ट स्टेप इज इंपोर्टिंग द फाइल्स। एवरीबडी नोज विदाउट इंपोर्टिंग फाइल्स हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे को सबसे पहले कुछ फाइल्स इंपोर्ट करनी है, वो ये है। ये एक तो बहुत कॉमन फाइल्स होती हैं, हर प्रोसेस में हमें नीड होती है। बाकी हम देखते जाते हैं, जो जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, दैट इज हैश। ओके, क्रिएट ए पांडास फ्रेमवर्क। ठीक है, कैसे क्रिएट करना हमें पांडास। तो हमारे को डेटा फ्रेम बनाना है, तो हमारे को पांडास प्रोवाइड करता है। पांडास हमने पीडी डॉट पांडास, पीडी हमने पांडास दिया है, उसको हम कॉल कर लेंगे। देख लो डीएफ में क्या आया है, ये दिस इज द आउटपुट, सॉरी दिस इज द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में क्या है, मेरे पास ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है एंड सैलरी हाइक है। तो 0 से लेके 29, ये नंबर ऑफ सॉरी, ये मेरे पास डेटा है 30
ईयर्स का, मतलब 30 डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट टाइम्स कह सकते हो, उसके अकॉर्डिंग सैलरी हाइक है। तो ये मैंने कॉल कर लिया इसको, ये मेरे पास डेटा फ्रेम के अंदर आ गया है। उसके बाद क्या करना होता है, जो हमने काफी पहले थोड़ा करा था, अब हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन हमने एक स्टेप्स किए थे ईडीए के, डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में क्या करना होता है हमारे को, क्लीनिंग ऑफ डेटा, डेटा प्रिपरेशन। सबसे पहले डेटा कलेक्शन स्टेप होता है, देन प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन के अंदर क्लीनिंग होती है, मिसिंग वैल्यू होती है, ये सब चीजें हमारी, रिमूवल ऑफ मिसिंग वैल्यू होता है, ये सब करते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर और हमें क्या क्या करना होता है ईडीए के अंदर, वो मैं थोड़ा लिख देती हूँ। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो ईडीए में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा सेट। उसका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फीचर्स और कॉलम्स। फीचर्स या कॉलम्स, कितने हमारे कॉलम्स और फीचर्स रहेंगे वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। देन आइडेंटिफाई द फीचर्स और कॉलम्स, सेम ही हो गया। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फीचर्स, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ कॉलम। ठीक है, फिर देन थर्ड स्टेप क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द डेटा सेट। तो साइज तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, हमारे डेटा सेट का साइज तो 30 रिकॉर्ड्स का है। फोर्थ हमारा क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द डेटा टाइप्स ऑफ फीचर्स। जितने भी फीचर्स आपने यहाँ पे लिए हैं उन सब फीचर्स का डेटा टाइप आपको चेक करना है। उसके बाद चेकिंग इफ द डेटा सेट इज एम्प्टी सेल्स। एम्प्टी सेल्स मतलब मिसिंग वैल्यू। अगर मिसिंग वैल्यू है तो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स बाय फीचर और कॉलम। ये पहला स्टेप जो कि अंडरस्टैंड डेटा सेट में होगा। उसके बाद हम हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यू और आउटलायर करेंगे, एनकोडिंग करेंगे। अगर हमारा कोई कैटेगरिकल वेरिएबल होता है उसको हम एनकोड करते हैं। उसके बाद हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट एनालिसिस, और फिर नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप जो होगा, ये सारा ईडीए का स्टेप है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ईडीए क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या होता है, तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में ये सब आपको बताना चाहिए कि हमें नंबर ऑफ फीचर्स पता करने हैं, कितने फीचर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, उनका साइज क्या है, या उनका डेटा टाइप क्या है, कुछ एम्प्टी सेल्स हैं कि नहीं है, या नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स कितनी होंगी, ये सब हमारे को फाइंड करना होता है। ये हमारी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होता है। मिसिंग वैल्यू कैसे है, कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर हमारा कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम काम नहीं करता, तो उसके लिए फाइंड करना कि अगर कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल है और वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द न्यूमेरिकल डेटा, देन वी हैव टू डू। फॉर एग्जांपल कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर लेते हैं, जेंडर में मेल फीमेल दो चीजें हैं, तो दैट इज कैटेगोरिकल डेटा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई टूल यूज करना चाहते हो या कोई एनालिसिस करना चाहते हो तो वो नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स अ कैटेगोरिकल डेटा। तो उसके अंदर आपके पास मेल फीमेल लिखा होगा या एम और एफ लिखा होगा, जिसके ऊपर कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का पहला कंडीशन ये होता है कि द कॉलम शुड बी न्यूमेरिकल। तो हम कहते तो ये है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होता है वो कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर लगता है, बट वो कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर भी कब लगेगा, जब वो कन्वर्ट करके उसको न्यूमेरिक डेटा के अंदर ले आओगे। तो ये सारे स्टेप्स हमें को वन बाय वन परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले
जो भी हमने इस डेटा सेट से समझा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखना होगा, हमने डेटा सेट से क्या समझा। डेटा सेट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराया है। इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी, 2 फीचर्स एंड 30 रिकॉर्ड्स। तो 30 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये हमने इसको इस आइडेंटिफाई किया। सिर्फ इतनी सी बात हमने अभी अपने उसके अंदर आइडेंटिफाई कर ली हमने। इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है नहीं। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी सारे कॉलम्स के अंदर, सारे रोज के अंदर है। और सैलरी हाइक भी सभी रो रिकॉर्ड्स के अंदर है। तो हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। आवर डेटा सेट हैज 2 कॉलम्स, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सैलरी, एंड बोथ आर ऑफ फ्लोट टाइप। फ्लोट टाइप क्यों दिख रहा है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू आई हुई है। वी हैव 30 रिकॉर्ड्स एंड नो नल वैल्यूज और आउटलायर इन आवर डेटा सेट। तो कोई भी हमारे को नल वैल्यू नहीं दिख रही है और आउटलायर भी कुछ नहीं नजर आ रहा। तो ये मैंने इस डेटा को अंडरस्टैंड करके लिख दिया। मतलब ये जो क्वेश्चन थे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फीचर्स कॉलम, कितने हुए कॉलम के फीचर्स, 2। आइडेंटिफाई द फीचर्स एंड कॉलम्स, ऑफ कोर्स 2 ही हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी। डेटा टाइप आपने देख लिया। साइज ऑफ डेटा सेट इज व्हाट, दैट इज 30 रिकॉर्ड्स। उसके बाद आपने देखा कि उसके अंदर एम्प्टी सेल तो कोई नहीं है। नहीं, हमारे रिकॉर्ड में कोई भी एम्प्टी सेल नहीं है, बट हो सकती है। अगर है तो हम इसके ऊपर ईडीए अप्लाई करें। तो हमारा एक स्टेप खत्म होता है, पहला वाला, अंडरस्टैंड द डेटा सेट। दूसरा क्या है, हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यू और आउटलायर, वो भी हो चुका है। ठीक है। और तीसरा स्टेप जो था, एनकोडिंग द कैटेगोरिकल वेरिएबल, वो भी हो चुका है। क्यों, क्योंकि कोई भी कॉलम ऐसा है ही नहीं जो कैटेगोरिकल डेटा हो। तो यहां तक हमने इसको एक लाइन के अंदर लिख के खत्म कर दिया। नाउ वी हैव टू कम ऑन टू द ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 2 वेरिएबल्स के ऊपर काम करना है, तो हम यूनिवेरिएट एनालिसिस भी करेंगे, मतलब इंडिविजुअल कॉलम का भी एनालिसिस करेंगे और बाईवेरिएट भी करेंगे। बाईवेरिएट में मतलब 2 कॉलम्स को लेके चलेंगे कि उनमें रिलेशनशिप है कि नहीं है। यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या करेंगे कि आपका जो सिंगल कॉलम है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग का, जो कि बहुत इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। तो ग्राफिकल यूनिवेरिएट एनालिसिस ये हमने किया हुआ है, पहले भी हम एक बार कर चुके हैं, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। एक एक कॉलम बनाते जाते हैं, हम एक एक प्लॉट करते हैं। ठीक है। यूनिवेरिएट एनालिसिस में हमने देखा था कि हिस्टोग्राम हम बना सकते हैं। तो हम वी कैन क्रिएट अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज हिस्ट। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करो पहले। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या किया, पीएलटी हमने मैटप्लॉटलिब लिया हुआ है, वो हमने रन भी करके देखा हुआ है, दैट इज देयर। तो हमने कहा पीएलटी डॉट फिगर, फिगर साइज डिफाइन किया हमने 20 by 10 का। फिर हमने पीएलटी हिस्टोग्राम किया। हिस्टोग्राम किसका, हिस्टोग्राम क्योंकि एक ही वेरिएबल पे बनता है, तो हमने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का बनाया और डेंसिटी इक्वल टू फॉल्स रख दिया हमने। इसका पैरामीटर होता है जिसको हमें सेट करना होता है, दैट इज बीन केप्ट एज फॉल्स। फिर हमने उसका टाइटल डाला। फिर उसके बाद हमने ये हम मैं अभी दिखाऊंगी, इसका भी यूज नहीं है, अब बाद में करते हैं। दूसरा, पीएलटी हमने हिस्टोग्राम बनाया सैलरी के ऊपर, और हिस्टोग्राम ऑफ सैलरी उसका मैसेज दे दिया, टाइटल मैसेज। रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये 2 ग्राफ हमारे क्रिएट हो गए, एक सैलरी के ऊपर और एक उसके ऊपर। अब ये दोनों सेपरेट नहीं हो रहे, तो हम इसको कर सकते हैं सेपरेट। इसका दिखा देते हैं, फिगर साइज हटा देती हूँ मैं। ये सब प्लॉट बनाने के लिए जब हमने ग्राफ्स करे थे, तो हमने देखा था कि हम सब प्लॉट्स बना सकते हैं। सब प्लॉट्स का मतलब ऐसे अलग अलग आपके पास आ जाएगा। तो ये
2 रोज 4 कॉलम्स आप कह सकते हो। उसकी फर्स्ट वैल्यू के अंदर ये है और फिफ्थ वैल्यू के अंदर ये है। तो हॉरिजेंटली अगर आप कहोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 यहाँ पे आएगा और फिफ्थ जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्योंकि अभी मैं इसके अंदर और भी चीजें प्लॉट करने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट हिस्टोग्राम हो गए, हिस्टोग्राम ऑफ ईयर एक्सपीरियंस एंड हिस्टोग्राम ऑफ सैलरी, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर हम डेंसिटी प्लॉट देखते हैं। डेंसिटी प्लॉट क्या बताएगा आपको कि हाँ, डेंसिटी प्लॉट के लिए कुछ नहीं करना होता। जैसे आपने यहाँ पे हिस्ट लिया, यहाँ पे आपको डिस्ट प्लॉट लेना होता है। डिस्ट प्लॉट, डिस्ट प्लॉट नाम से मतलब डिस्ट्रिक्ट डेंसिटी प्लॉट होता है। अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो देखते हैं क्या होगा। एसएनएस नॉट फाउंड। तो जो डेंसिटी ये होता है, क्या नाम, ग्राफ होता है, वो एसएनएस सी बॉन्ड जो लाइब्रेरी होता है उसका एक फीचर है। तो क्योंकि हमने सी बॉन्ड लाइब्रेरी को यूज नहीं किया अभी तक, इंपोर्ट नहीं किया, तो हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे देखो सी बॉन्ड नहीं करा था मैंने, कंट्रोल वी कर रही हूं मैं। सी बॉन्ड एस एसएनएस, इसको आप रन कर दो। पहले इसको रन करना, जब सी बॉन्ड आ जाएगी फाइल आपकी, तो यहाँ पे ये जो एसएनएस का एरर दिखा रहा था वो रिमूव हो जाएगा। although what it is giving me, it is giving me a warning. What the warning is कि displot नाम का जो फंक्शन था that is already depreciated into the new python software. So क्योंकि मैं न्यू पाइथन सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हूँ इसलिए इसने मुझे ये बोला। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया सैलरी का डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ऊपर हो गया आपके पास एक्सपीरियंस का, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। ये हो गया। मतलब कितने भी हम चार्ट बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आपको आपको जो अच्छा लगे वो आप चार्ट बना लो, बस उसको एक्सप्लेन करना होता है कि हमने ये बनाया है और इसका ये मतलब है। तो हमने जो डेंसिटी चार्ट बनाया, एक मैं वायलिन चार्ट बना दे रही हूँ, ये ऐसा कुछ दिखता है। ये सारे चार्ट वो चार्ट हैं जो हमारे को बताएंगे कि इसके अंदर कोई आउट आउटलायर तो नहीं है। तो हम ये सारे चार्ट इसलिए बना रहे हैं। क्यों क्यों पार्ट चार्ट भी बनता है। 4 चार्ट्स बना लिए हमने, और अब देख सकते हो कि 2 रोज हैं और ये क्रिएट नहीं। prop plot is not defined. prop plot, what is this prop plot? क्योंकि ये प्रॉप प्लॉट जो होता है वो हमारी उसमें से आता है, साई पाई लाइब्रेरी में से, तो उसको मुझे प्लॉट करना मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने साईपाई को भी इंपोर्ट कर लिया पूरी को स्टैट्स के नाम से, और साईपाई डॉट स्टैट्स को मैंने प्रोबेबिलिटी प्लॉट बोलते हैं इसको, प्रॉप प्लॉट। तो इसको मैंने पहले रन कर लिया। अब आप रन करोगे तो जो ये प्रॉप प्लॉट नाम का फंक्शन है दैट विल वर्क। ये आ गया, ये दिखा रहा है। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन फिटिंग का डेटा दिखा रहा है। अब इसको देखने के बाद, इस चार्ट को देखने के बाद हमें यही पता चल रहा है कि हमारा जो डेटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप ये देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है जिसको हम डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, इस डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास अप्रोक्सीमेट, जिसको नॉर्मलाइज ग्राफ बोलते हैं, वो आ रहा है। ये देखो, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ऐसे करके, मतलब ऐसे तो आइडियली तो ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कर्व लेके चेंज हो रहा है। इट्स ओके, बिकॉज एग्जैक्टली सेम टू, मतलब आइडियल सिचुएशन एवरी टाइम तो नहीं हो सकती, इसलिए हमारे को इसको, ये हम मान के चलते हैं ये नॉर्मलाइज्ड है।
तो जो भी हमारे को इस प्लॉट्स से मेंशन होता है या समझ आता है, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको करो मार्क डाउन और यहाँ पे हैश करके आप इसको specify कर दो. From the above graphical representation, we can say that there is no outlier in our data and year of experience looks like normally distributed and salary does not look normal. We can verify this with the Shapiro test also. तो देखो यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं, ये वाला हमारे को फिर भी मैंने बताया कि ये एक बेल बेल शेप में आ रहा है, थोड़ा सा ये कर्व लेके आ रहा है। लेकिन अगर हम नीचे वाले ग्राफ को देखते हैं तो ये आपका जो डेंसिटी चार्ट है वो थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं, इस वाले चार्ट को भी देखते हैं तो यहाँ पे गैप आ रहा है, इसको भी देखते हैं तो ये डिप है, एक इस जगह पे डिप है, मतलब इस सैलरी स्ट्रक्चर में अभी कुछ नहीं है लोगों का। तो इसलिए हम इसको ये डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो है, ये डेटा जो है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का, ये नॉर्मलाइज्ड है। लेकिन मतलब नॉर्मलाइज नहीं, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। तो ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या है। ये हम स्कैटर प्लॉट डिफाइन कर रहे हैं। स्कैटर प्लॉट के अंदर बताना है कि स्कैटर प्लॉट कैसे डिफाइन करना है। तो ये तो सब प्लॉट वाली बात आ गई कि एक ही रो के अंदर हमारे को 3 प्लॉट डालने हैं। तो पहला प्लॉट क्या होगा, मेरा स्कैटर प्लॉट होना चाहिए। वो स्कैटर प्लॉट में डेटा मैंने मेंशन कर दिया। एक्स एक्स एक्सेस में मुझे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, वाई एक्सेस में सैलरी चाहिए, यू आपको चाहिए ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, और अल्फा हमने डिफाइन किया 0.6। उसके बाद हमने स्कैटर डिफाइन किया, और सेकंड जो प्लॉट होगा, ये मेरा पहला प्लॉट है स्कैटर प्लॉट। फिर दूसरा मैंने सब प्लॉट 1/3 का रो है, उसका जो सेकंड कॉलम होगा वो क्या बनाना है, मुझे लाइन प्लॉट बनाना है और उसका नाम ऐसे रख देना है। तो ये हम देख लेते हैं बना के दो, ये बना, ठीक है। लाइन प्लॉट स्कैटर प्लॉट बना, फिर लाइन प्लॉट बना किस पे बना, ये हमने कहा लाइन प्लॉट बनाओ किसके ऊपर, सैलरी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर। किस में बनाया, सेकंड पोर्शन प्लेस पे बनाएगा। फिर उसके बाद थर्ड जो प्लॉट बनेगा वो बनेगा हमारा लाइन प्लॉट ऑन सैलरी, ये हमारे को सैलरी दिखाएगा। तो ये हमने 3 सब प्लॉट डिफाइन किए। देख लो, ये हमारा कोड है ये। एक और मैंने बताया था कि हीट मैप देख लेते हैं, कि हीट मैप भी बना सकते हैं इसके अंदर। हीट मैप के लिए हीट मैप नाम का ही फंक्शन काम करता है, जिसका नाम होता है हीट मैप, और ये भी सीबॉर्न लाइब्रेरी में ही अवेलेबल होता है। तो पहले हमारा सब प्लॉट है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो 1 रो 2 कॉलम से पहले में आपके पास हीट मैप आएगा, जिसके अंदर हमें डेटा प्रोवाइड कर दिया हमने। दूसरा वाला हमारा सी मैप आएगा, इसके अंदर भी हमने डेटा आई एम शो, एक हमने हीट मैप फंक्शन के थ्रू बोला और एक हमने आई एम शो इस फंक्शन के थ्रू कॉल कराया। तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। तो ये क्या है, आई एम शो जो होता है वो आपका हीट मैप का हीट बताता है। जैसे जैसे डार्क होता जाता है कलर, वैसे वैसे आपका जो इंटेंसिटी है, आप उसको कह सकते हो कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब ये ज्यादा अमाउंट है इसका, जो वैल्यू होगी इसकी हायर वैल्यू होगी। तो एक हमारा हीट मैप ये बन गया, जो कि सी बॉन्ड को यूज करके बनाया हमने। दूसरा जो हमने यूज करा वो हमने मैटप्लॉटलिब को बनाया, यूज करके बनाया। तो अब आप देख सकते हो किसमें ज्यादा अच्छा आपको लग रहा है। अब सी बॉन्ड के अंदर तो उसने वैल्यूज भी दिखा दी हैं, उसके बाद उसके अंदर उसकी एक्सपोनेंट वैल्यूज भी दिखा दी कि जो हमारा एक्सपीरियंस है 1.1, उसके अंदर इतनी सैलरी 3.9 ई प्लस 0.4। तो इस टाइप से इसको ये इंटरप्रेट कर रहा है हीट मैप वाला, जो सीबॉन से बनता है, और जो
मैटप्लॉटलिब से बना रहे हैं उसके अंदर सिर्फ आपको एक ह्यू दिखाई देता है, जिसमें कि कलर जो है वो आपको लाइट टू डार्क जाते हुए दिखेगा। ये बहुत लाइट है, फिर डार्क हुआ, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर डार्क 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 डार्क, और नीचे जाते जाते तक काफी डार्क हो जाएगा। तो ये आपका एक ह्यू शो करता है। ये तो मैटप्लॉटलिब से बेटर जो होता है वो हमारा सीबॉर्न है। कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैंने आपको ये दिन बना के दिखा दिया। तो ये हमारा हीट मैप हो जाता है, जो हमें बताता है कि हाँ आपके पास एक्सपीरियंस के। अब क्या होगा, ये जब हमने हीट मैप बना लिया, अब हमें इसका कोरिलेशन चेक करना होता है। बाइवेरिएट एनालिसिस का सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स का रिलेशनशिप निकालो, कोरिलेशन। बिना कोरिलेशन चेक करे तो आप बता ही नहीं सकते कि वेदर दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हैपन और नॉट। वाई यू नहीं बता सकते? क्योंकि अगर दो वेरिएबल के अंदर आपके पास रिलेशन ही नहीं होगा तो हाउ यू विल क्रिएट। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसका नाम होता है डीएफ डॉट कॉर। कॉर का मतलब होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन बताएगा ये आपको। तो इसका एक छोटा सा कोड ही होता है। आपने कहा प्रिंट कोरिलेशन प्लस एन, ये तो सिंपल एन वेरिएबल है, कोट्स में आ जाएगा। डेफ डॉट कॉर, डेफ क्या है, डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम के ऊपर कॉर फंक्शन मतलब कोरिलेशन फंक्शन को अप्लाई कराओ। अगर वैल्यू आती है 0.978 विच इज द हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। देख लेते हैं इसको रन करके हमारा कोरिलेशन कितना बना है। तो अभी हमने यहाँ पे दो चीजें कर दी, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। ये पहले सिर्फ कोरिलेशन देखो आप। अगर हम सिर्फ कोरिलेशन देखते हैं तो कितना कोरिलेशन मुझे दिखा रहा है। तो ये कैसे ड्रॉ किया इसने, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ही ये ड्रॉ होता है। तो मैट्रिक्स जैसे बना, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सारे वेरिएबल्स को लेके ये ड्रॉ किया जाता है। कैसे ड्रॉ होगा, ये एक मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल्स है आपके। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये है और सैलरी भी है, डायगोनल पे वन होता है। और इसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी का रिलेशनशिप आ रहा है 0.978, और इधर भी सैलरी और ईयर एक्सपीरियंस का 0.978। तो 978 है, 978 इज अ हायर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोरिलेशन जो होता है वो -1 से लेके +1 तक होता है। 0.75 से लेके 0.99 तक आपका जो होगा वो हाईली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन शो करता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव है वो तो आपको साइन से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। तो ये हमारा एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो ये हमने बनाया, लेकिन अब इसी मैट्रिक्स को अगर मुझे हीट मैप के थ्रू शो करना है तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा कोड लिख देना होगा जो कि कोरिलेशन मैट्रिक्स को हीट मैप पे ड्रॉ कर देगा। तो ये एक मतलब टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन थी, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको सेम फॉर्मेट में। इसको हीट मैप के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे तो हीट मैप लगा देना डीएफ डॉट कॉर पे, और ये वेरिएबल इसको ट्रू कर देना। तो ये कुछ आपको ऐसे दिखा देगा, ये हीट मैप बना के दिखा दिया। यही सेम चीज है जो यहाँ पे दिखा रहे थे, यहाँ पे भी हमारे को डायगोनल पे ये 1 1 दिखा रहा था। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये 1 1 है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 0.978 दिखा रहा था, जो कि 0.98 होती है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे। तो अगर आपको एनालिसिस जब आप करते हो तो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने कह दिया। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है वो इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन की मीनिंग होती है कि जैसे देख रहे हो आप ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 1.2 2.3 4 5 ऐसे आ रहा है, लेकिन जो सैलरी आ रही है वो कितने थाउजेंड्स में आ रही है। तो ये एक ही स्केल पे होना चाहिए। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जब हम अपने मैथ्स में भी ग्राफ प्लॉट करते थे तो उसके अंदर भी यही चीज होती थी कि आप इसको कैसे स्केल अप करोगे। एक ग्राफ के ऊपर आपको 10,000 20,000 50,000 60,000 ऐसे भी लेना है, और आपको 1.2 1.3 भी करना है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना होता है, मशीन लर्निंग के अंदर तो हमें उसको नॉर्मलाइज करना होता है। नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास एक
फंक्शन होता है जिसका नाम ही नॉर्मलाइज होता है, बट वो कहाँ अवेलेबल होता है वो मैं बताती हूँ। वो हमारे को यहाँ पे एक लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल होता है, उस लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसका हमें फंक्शन तो मिल जाएगा, नॉर्मलाइज प्री प्रोसेसिंग में आता है, उसको हम एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम इसको साइकिट लर्न लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग जो हमारा मॉड्यूल होता है, दैट इज अवेलेबल इन विच साइकिट लर्न लाइब्रेरी। तो इसको हम रन कर लेंगे। हमने कहा फ्रॉम sklearn इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग। तो अब ये हमारा चल जाएगा। पहले अगर हम कर देते तो ये आपको एरर देता। अब हमने क्या किया, डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम के नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस, ये हमने एक नया कॉलम क्रिएट करा, प्री प्रोसेसिंग डॉट नॉर्मलाइज, और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को पास कर दिया और एक्सेस 0 बना दिया। ऐसे ही हमने प्री प्रोसेसिंग करा, जो हमने सेम डेटा फ्रेम के अंदर हमने 2 कॉलम बना के इसके अंदर सेव कर दिया। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा सिंपल डीएफ था, वो उसमें क्या था, 2 कॉलम थे, ईयर एक्सपीरियंस एंड सैलरी। लेकिन अब हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, जिसके अंदर नॉर्मलाइज ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉर्मलाइज सैलरी भी है। तो इफ वी कैन सी, यहाँ पे हमारा जो स्केल है वो सेम हो गया। ये स्केल आ रहा है 0.03346, और ये वाला जो स्केल आ रहा है वो 0.08, मतलब डेसिमल के बाद ही शुरू हो रहा है। तो ये नॉर्मलाइज हो गया अब डेटा। इस डेटा के ऊपर अगर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गिव्स मी अ गुड रिजल्ट। तो इसलिए हम इसको नॉर्मलाइज किया हमने। नॉर्मलाइज करने के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रह जाता है, वो रह जाता है लास्ट में लीनियर रिग्रेशन लगाना। वो लीनियर रिग्रेशन हमें कैसे लगाना है वो हम देख लेते हैं। लीनियर रिग्रेशन हम लगाएंगे, तो हमारे को लीनियर रिग्रेशन हमें पता है कि क्या चीज होती है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो हम लगा लेते हैं। एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, उसके अंदर हम फंक्शन डिक्लेयर कर रही हूँ मैं। इस फंक्शन को रन करूंगी तो अभी तो कुछ नहीं होगा। रिग्रेशन नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर मैंने डेटा फ्रेम पास करा है, और एक्स और वाई के अंदर मैंने इसको वैल्यू डाल दी है। प्रिंट करोगे तो रन करके आपको दिखा भी सकता है। प्रिंट कर नहीं रहा है। एक्स एंड वाई को प्रिंट करना तो चाहिए था वैसे, बट कर नहीं रहा ये। इसके अंदर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इसको हैश कर रखा था। तो ये हमने ले लिया। अब क्या करना है, जब हमने वाई एक वैल्यू, हमने 2 अलग अलग वेरिएबल्स बना लिए। कौन से बनाए, एक्स एंड वाई। अब एक्स कॉलम मेरा क्या है, डीएफ डॉट आई लॉग, ठीक है, आई लॉग 1:2, 1 से लेके 2 तक। और जो वाई है, एक मतलब एक मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई मेरा जो होता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हमने उनको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हमें इसको क्या करना है, हमें इसको भेज देना है लीनियर रिग्रेशन में। तो हम एक इंस्टेंशिएट करेंगे लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट। कई तरीके होते हैं, जो मैंने कल बताया था वो भी एक अलग तरीका था, लेकिन ये इसके अंदर भी हमारे को देना होता है। अब क्या करेंगे, जब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, रिग्रेसर। रिग्रेशन is an object which is carrying the model of linear regression which is coming from statistic file। अगर आप इसको अभी रन करोगे ना, इसको भी, इसमें भी एरर आएंगे हमारे। क्यों, क्योंकि हमने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट नहीं किया है। तो पहले आप इसको इंपोर्ट करोगे रिग्रेशन। अभी अभी ये इसलिए नहीं दे रहा है एरर, क्योंकि हमने डेफ फंक्शन को कॉल नहीं करा। मतलब
रिग्रेशन फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, इसलिए वो ऐसा शो कर रहा है। तो अगर हम चाहें तो इसको रिग्रेशन वाले जो फंक्शन है उसको हम कॉल कर सकते हैं यूजिंग ड्राइवर कोड। अब ड्राइवर कोड क्या होता है हमारा, ये मैं लास्ट में लिख देती हूँ, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो सैलरी के थ्रू कॉल करा सकते हैं हम इसको, और नंबर ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग हम कॉल करा सकते हैं, रन करो। तो यहाँ पे अब देख रहे हो रिग्रेशन पे एरर आ गई है। क्यों? क्योंकि मैंने लीनियर रिग्रेशन वाली फाइल को इंपोर्ट ही नहीं किया, मतलब लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया। वो कहाँ पे मिलती है हमारे को? स्टैट्स की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हमारे को लीनियर रिग्रेशन का मॉडल मिल जाएगा, तो वो उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना चाहिए, साइकिट-लर्न लाइब्रेरी से होगा हमारा। चेक करते हैं साइकिट-लर्न लाइब्रेरी से हमारा हो जाएगा का काम। कंट्रोल वी, ये ले आई मैं उठा के, रन कर देती हूँ। और रन करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या मेरा ये लीनियर रिग्रेशन वाला काम हो जाएगा इससे। तो रन करते हैं, हाँ हो गया, एरर नहीं आई। तो मैंने उससे लीनियर रिग्रेशन से सिर्फ एक फाइल को इंपोर्ट कर लिया, दैट इज माय लीनियर रिग्रेशन मॉडल। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने इसको कर लिया उसके बाद हमने इसको फिट करना है। किसको फिट करना है? रिग्रेसर को। रिग्रेसर में हमें ट्रेनिंग करानी है। जो हमारा वेरिएबल आया है जिसको हम मॉडल बोल रहे हैं, दैट इज स्टोर्ड इनटू द रिग्रेसर, इसको हमें ट्रेन करना है। ट्रेन करने के लिए हमने क्या दिया? रिग्रेसर डॉट फिट एक्स एंड वाई, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था वो, और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो हमने इसमें पास करा दिया। जब हम वो ये पास करा देते हैं उसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स आने शुरू हो जाते हैं। कहाँ पैरामीटर आएंगे? जो रिग्रेशन है उसके अंदर। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ प्रिडिक्टर, दैट इज कोफिशिएंट। अब एन कोफिशिएंट ऑफ प्रिडिक्टर दो आ गए। एक आपके पास आ गया उसका कॉलम सैलरी का, और एक आ गया आपका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये हमने करा। उसके बाद हमारे को क्या करना होगा? हमें इंटरसेप्ट भी चाहिए होता है, तो हम इंटरसेप्ट भी लगा लेते हैं। यहाँ पे हम कह देंगे प्रिंट करो इंटरसेप्ट। रन करके देखोगे तो इंटरसेप्ट की वैल्यू भी तुम्हें पता चल गई। इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों चाहिए। अब ये हमारे पास एक वेरिएबल है और ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल है, दोनों के इंटरसेप्ट और प्रिडिक्टर क्रिएट हो गए, कोफिशिएंट। उसके बाद हम इसको प्रिडिक्ट में डाल देंगे, इससे प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल करा लेंगे। प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल कराने के बाद हम इसकी प्रिडिक्शन देख सकते हैं, वो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है हमारे लिए। वाई प्रिडिक्शन, ये सारा वैल्यू उसने वाई प्रिडिक्ट में डाल दिया, सब प्रिडिक्ट करके दिखा रहा है। तो ये आपके लिए सैलरी का हो गया, और ये नीचे जो दिखा रहा है वो आपका नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस का हो गया। तो ये ऐसा कुछ खास नीड नहीं होती, मैंने ऐसे ही प्रिंट करके दिखा दिया कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा आपको मिलेगा। नाउ अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है? इसके अंदर हमें कुछ टेस्ट की वैल्यूज सेव करनी होती है। कुछ टेस्ट मतलब मीन स्क्वायर होता है एक, एमएससी, एक हमारा आर वैल्यू होता है। ये सब हमारे को निकालने होते हैं। वो निकालेंगे कहाँ से हम? इसके भी फंक्शंस ही होते हैं, इसके फंक्शंस होंगे, उन फंक्शन से आप इसको बताओगे कि वेदर ये इसका इवैल्यूएशन जो है वो मॉडल फिट के तरीके से हुआ है या नहीं। जैसे कि कल भी हमने देखा था कि दो फंक्शन, मतलब दो बार हमें कुछ करना होगा। एमएससी हम चेक करेंगे, मीन स्क्वायर एरर, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको हम आर स्कोर बोलते हैं। इन दोनों को हम, इन दोनों फंक्शन को, ये फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल होता है, इन दोनों फंक्शन को कॉल कर लेंगे और पता करेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो कितना काम कर रहा है। ऑफ कोर्स एमएससी जो है मीन स्क्वायर एरर, ये एक ऑफ कोर्स किसी ना किसी लाइब्रेरी से आएगी, क्योंकि हम लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, हमने अपना फंक्शन तो कोई बनाया नहीं है। तो हम इसको उठा लेंगे जहां पे हमारे को जो भी इसके अंदर मॉडल हमारे को चाहिए होगा। ये भी हमारा साइकिट-लर्न लाइब्रेरी से आ जाता है। तो उस लाइब्रेरी, मतलब उसके हम जो फंक्शंस हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो साइकिट लर्न मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट, और एक स्प्लिट करते हैं, मतलब ट्रेनिंग के लिए अलग डेटा हो जाता है। तो 70% डेटा, जो भी हमारे पास डेटा होता है उसका 70% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं और 30% हम प्रेडिक्शन के लिए रख लेते हैं, ऐसा यूजुअली होता है। और मीन स्क्वायर एरर आपके पास आपको इंपोर्ट करनी है, R2 स्क्वायर करना है, इसको R स्क्वायर बोलते हैं। तो ये हमने इसको रन कर दिया और बाद में जाके अब हम इस फंक्शन को रन करेंगे, देखते हैं कि इसमें कुछ एरर खत्म हुई कि नहीं। तो जब हम इसको रन करते हैं तो ये मुझे दे देता है। तो इंटरसेप्ट तक तो यहाँ पे समझ आ गया। अब मीन स्क्वायर एरर जो है वो 0.00 है। इसका मतलब ये है कि जो एरर है वो इसमें मतलब नेग्लिजिबल है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो दिख बता रहा है वो 95.7% हो। तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप निकाला था, जिसको हमने स्मॉल आर कहा था, ऐसे ही हमारा आर स्क्वेयर होता है, बड़ा आर और स्क्वेयर होता है। वो आर स्क्वेयर हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, जो कि हमें, जिसकी वैल्यू मोर देन 8.8 होना चाहिए, 0.80 से अबव होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो हमने देख लिया, वो उससे ज्यादा ही है, तो ये हमारा काम पूरा हो गया। उसके बाद अगर आप इसको विजुलाइज भी कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा सेम चीज, जो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं उनको आप विजुलाइज करा लेना। विजुलाइज कराने के लिए आप प्लॉट करोगे, ऑफ कोर्स। यहाँ पे मैंने फिगर डिफाइन किया, फिर हमने स्कैटर डायग्राम बना दिया, फिर हमने रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट जो था, प्रिडिक्ट जो कर रहा था उसको लिखवा दिया एक्स एक्सिस पे, फिर उसका टाइटल दे दिया, एक्स लेबल और वाई लेबल को मेंशन कर। तो देखते ही हमें प्लॉट करके क्या देगा। तो इसने हमारे को ये लाइनें प्लॉट करके दे दी। अब ये दोनों लाइनें कहाँ से आई? एक लाइन हमारी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की रहेगी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगेंस्ट सैलरी, और दूसरी हमारी रहेगी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म वाली। पहली क्या थी? ये नॉर्मल फॉर्म लिया इसने, यहाँ पे हमने देखो दिया होगा नॉर्मल फॉर्म लेता है, और बाद में जो होगा वो नॉर्मलाइज, सॉरी मतलब नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, पहले वो जो दिखाएगा वो दिखाएगा आपको जो नॉर्मल वैल्यू हमने ली, नॉर्मलाइज वैल्यू नहीं, जो हमने वैल्यू ली, जैसे यहाँ पे 40,000, 60,000, 70,000, और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो था वो हमारे को कहीं 1.1, 1.2 ऐसे कुछ करके था, और जितना मैक्सिमम था वो हमने ले लिया। बट जब हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, दूसरा जो मॉडल बना है, जो दूसरा जो ग्राफ बना है, दैट ग्राफ इज मेड ऑन टू द नॉर्मलाइज डेटा ऑफ सैलरी एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये ऐसे एक ड्रॉप करके अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो बेस्ट फिट लग रहा है या बैड फिट है। तो एज पर माय नॉलेज दैट इज अ गुड फिट। गुड फिट मीन्स, गुड फिट का मतलब हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन है और आपका जो ऑलमोस्ट सारा डेटा है वो उस लाइन के आसपास है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यस हमारा जो मॉडल है वो गुड फिट है। ये हमारा फंक्शन हो गया। तो अब इसको हमें बताना है कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे। इसको इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि ये एक एनालिसिस हो चुका है, इस एनालिसिस को का काम खत्म हो गया, हमने इसका देख लिया मॉडल कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसको बता दोगे कि हमारा जो काम था वो क्या बताता है, जो भी हमने डेटा करा, जो भी एनालिसिस किया वो हमें क्या बताएगा। तो इसने बताया 95.7% एक्यूरेसी आपको दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से आपको मिला, दैट इज कॉल्ड एज 95.7% accuracy using the scikit-learn. But there is not much scope of to understand in the depth of insight about the relevance of features from this model, so we can further enhance the stat model of API और formula API। तो यहाँ तक जो होता है वो हमारा एक मॉडल जो होता है वो खत्म होता है, जो कि साइकिट लर्न लाइब्रेरी से क्रिएट कर रहा है, जो कि हमें डेटा दे रहा है कि मतलब जो हमें ये बोलता है कि अगर हम इसको यूज करते हैं प्रेडिक्शन के लिए, अपने क्लाइंट के एनालिसिस करके प्रेडिक्शन करने के लिए यूज करते हैं, तो ये हमें 95.7% जो होगा वो हमारे को करेक्ट आंसर देगा। तो ये एक हमारा ये समझ में आ जाता है इससे। तो इतना हमारे को समझ आता है।
तो डायग्राम भी बना लिया तुमने और हमने उसको इंटरप्रेट भी कर दिया। लेकिन और थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहोगे तो स्टैट्स मॉडल्स डॉट एपीआई हो जाएगा और स्टैट्स मॉडल डॉट फॉर्मूला एपीआई हो जाता है। इस टाइप के और भी स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं जिसके थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये जो हमने मॉडल क्रिएट करा है, जो इक्वेशन आएगी, जो भी इक्वेशन आ रही है, वाई जो भी आ रहा है, जैसे आपके पास आपको क्या चाहिए होता है, इंटरसेप्ट चाहिए होता है और एक वो चाहिए होता है, इंटरसेप्ट आपको दिखाई दे ही रहा है और एक उसकी वैल्यू चाहिए होती है, कोफिशिएंट चाहिए होता है, एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एफ का कोफिशिएंट आ गया 99449 डॉट डॉट दिस और इंटरसेप्ट आ गया 25,792। ये पहले रिकॉर्ड के लिए पहले कॉलम के लिए आ गया, मतलब फर्स्ट जो भी होगा उसके लिए। उसके बाद एन कोफिशिएंट ऑफ द प्रिडिक्टर, यहाँ पे आपके पास दूसरा जो कॉलम हो गया जिसको आपने बोला सैलरी, वो आपका नेक्स्ट में डिस्प्ले होके आ गया। अगेन आप देख सकते हो कि ये भी पॉइंट्स वाली वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया गया है, सो दैट कि जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो या जो भी प्रोसेस कर रहे हो वो एक करेक्ट डायरेक्शन में शो हो। Thanks for watching. If you found this video helpful, make sure to hit the like button and subscribe for more in-depth sessions on machine learning. Don't forget to join us in the next session as we dive deeper into advanced techniques and real-world applications.